सो बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ मॉडल का लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को डील किया था और आज की क्लास में हम एक्चुअल में जो सेकंड मॉडल है ग्रोथ का, डेट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वेरिएबलिस्ट पैरेलल लॉजिस्टिक ग्रोथ। और जो इसके कारण हमें कर्व मिलता है इसे हम एस शेप्ड ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। इस ग्रोथ मॉडल को पढ़ने से पहले बच्चों पहले हमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले एक्चुअल में हम कैरिंग कैपेसिटी को समझेंगे और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे कि इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिससे कोई इन्वायरमेंट लॉन्ग टर्म तक बिना डिग्रेड हुए सपोर्ट कर सकता है। So it is the maximum number of individual of a species that an environment can support sustainably over a long period of time without being degraded। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअल में मान के चलो कैरिंग कैपेसिटी समझने के लिए हम ये बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक लिमिट तक ही पॉपुलेशन को फूड, स्पेस, वाटर, शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। सपोज मान के चलो हमारे पास कोई ये एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में क्या होगा कि लिमिटेड फूड होगी, लिमिटेड स्पेस होगा, लिमिटेड वाटर होगा, लिमिटेड शेल्टर होगा। तो एनवायरनमेंट एक लिमिट तक ही पॉपुलेशन को जो है ये फूड, स्पेस, वाटर, शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे हम इसको समझने की कोशिश करें तो मान के चलो एक फॉरेस्ट में जो है, इमेजिन करें कि कोई एक फॉरेस्ट है जिसमें लिमिटेड प्लांट्स हैं। इसमें मान के चलो क्या है, लिमिटेड प्लांट्स हैं। क्या है, इसमें लिमिटेड प्लांट्स हैं, लिमिटेड प्लांट्स हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट 500 डियर को सस्टेनेबली फूड प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 500 डियर्स को जो है सस्टेनेबली जो है प्रोवाइड फूड कर सकता है। तो सपोज मान के चलो स्टार्टिंग में अगर इस एनवायरनमेंट में आपके पास 300 डियर की पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि अगर 500 डियर को ये फूड प्रोवाइड कर सकता है, तो अगर मान के चलो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में डियर की पॉपुलेशन अगर 300 होगी तो कॉमन सेंस से वहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी 500 है, लेकिन अगर अभी देखें तो नंबर कम है डियर का, तो जिसकी वजह से ये इन 300 को प्रॉपर तरीके से फूड अवेलेबल होगी उनके लिए। ठीक है, अब मान के चलो ये 300 से अब इसमें क्या हो गया, 500 हो गए। 500 डियर की पॉपुलेशन होगी जब इन्होंने फर्दर रिप्रोड्यूस किया। अब क्या होगा कि अब ये फूड जो है ये इनके लिए इनफ है, और इस समय पे क्या हो जाएगी, इस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर इन्वायरमेंट सिर्फ 500 ही डियर को सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबली। बट सपोज मान के चलो अगर 500 से लेकर अगर ये कहाँ तक चले जाता है, 700 तक चले जाता है, डियर का पॉपुलेशन मान के चलो 700 हो जाता है 500 से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड कम पड़ जाएगा, और उससे क्या आगे जो डियर है वो मरने जो है स्टार्ट हो जाएंगी, और पॉपुलेशन जब वो मरने स्टार्ट हो जाएंगी तो मान के चलो जो दोबारा से मुड़ के कहाँ पे आ जाएंगी, 500 पे। अब 500 पे क्यों आ गई दोबारा से, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पार्टिकुलर सिर्फ 500 ही स्पीशीज को यहाँ पे जो है फूड प्रोवाइड कर सकता है, स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। तो एक्चुअली में इसी हम कैरिंग कैपेसिटी बताते हैं कि हम बता सकते हैं इस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, 500 है, 500 डीएस है। वही एक्चुअली में होता है कैरिंग कैपेसिटी की एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज दैट एन एनवायरमेंटल कैन सपोर्ट सस्टेनेबली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बीइंग डिग्रेडेड। लेकिन अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा मान के चलो पॉपुलेशन हो जाती है, अगर इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट का अगर 500 कैरिंग कैपेसिटी था, तो अगर 500 से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय क्या हो जाएगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन की जो है डेथ रेट होना स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा, तो पॉपुलेशन दोबारा से ही 700 से 500 पे आ जाएगी। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी होगी यहाँ पे फॉरेस्ट की या इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की होगी कितनी होगी, 500। इसी एक्चुअली बच्चों कैरिंग कैपेसिटी बताते हैं। तो
जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि सपोज इफ़ डियर पॉपुलेशन पहले 300 है तो उनके लिए वहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड होगा, क्योंकि अभी डियर पॉपुलेशन कम है क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 500 है। तो स्टार्टिंग में तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि मान के चलो ये पॉपुलेशन 500 तक पहुँच जाएगी और ये फूड यहाँ पे इनके लिए एनएफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पॉपुलेशन को वो फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता। और उसकी वजह से यहाँ पे जो है 500 पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 500 है। बट मान के चलो अगर डियर की पॉपुलेशन जो है वो अब 700 हो जाती है, तो क्योंकि उस हमेशा नेचर में क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो फूड होती है वो लिमिटेड होती है, तो यहाँ पे इन 700 के लिए जो है फूड एनएफ नहीं होगी, सो नॉट एनएफ फूड। तो इसकी वजह से जो है डियर का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, तो डियर मरना स्टार्ट हो जाएंगी और पॉपुलेशन दोबारा से कहाँ पे पहुँच जाएगी, 500 पे, जो इस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट की क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी होगी। सो हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में कैरिंग कैपेसिटी इस फॉरेस्ट की जो इन्वायरमेंट की होगी वो कितनी होगी, 500 होगी। तो इसको बताते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के बाद एक और टर्म आता है जिसे हम बताते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को बच्चों के से डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। और इसको कौन डिटरमाइन करता है, किसी भी कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए रिसोर्सेज प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिसोर्सेज कहने का मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया फूड है, जैसे अभी हमने बताया कि शेल्टर हो सकता है, वहाँ का वाटर हो सकता है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक्चुअली में डिटरमाइन करते हैं कैरिंग कैपेसिटी को। लेकिन रिसोर्सेज के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो जब एन कहने का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, एन मीन क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब है जब भी पॉपुलेशन साइज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी के होगा तो उस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो ज़ीरो होगी। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैरिंग कैपेसिटी से, तो अभी हमने बताया कि पॉपुलेशन उसकी वजह से क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर पॉपुलेशन का साइज कैरिंग कैपेसिटी से कम है तो उस समय पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो एक्चुअली में कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो हमने अभी देखा रिसोर्सेज और दूसरा होता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, तो अब इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम एक्चुअल टॉपिक जो हमारा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल उसको हम समझ पाएंगे। तो अब हम एक्चुअली में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक्चुअल में आपका जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है सारे के सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो एक्चुअली में स्लो डाउन करते हैं या स्टॉप करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को। ये वो सारे के सारे बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में स्लो डाउन करते हैं या स्टॉप करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को। जैसे अगर आपको हम बताएं एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की, तो इसमें फूड शॉर्टेज आ जाएगा, प्रेडेशन, डिजीजेस, लिमिटेड स्पेस, ड्रॉट, कंपटीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेट। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, चाहे फिर वो बायोटिक भी हो सकते हैं या अबायोटिक भी हो सकते हैं। और ये एक्चुअल में फैक्टर वो होते हैं जो अपोज करते हैं, किसको अपोज करेंगे, ये सब मिलके पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। ये जितने भी चाहे अबायोटिक फैक्टर हों, चाहे अबायोटिक हों या बायोटिक फैक्टर हों, ये सब मिलके पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं और कैरिंग कैपेसिटी के आसपास मेंटेन करते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि कोई भी एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, क्योंकि नेचर में हमेशा होता है क्या कि जब भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अनलिमिटेड थे, बट एक्चुअल में अगर रियलिस्टिक लाइफ में देखें तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है कि लिमिटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा फूड जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, तो उसका फर्दर जो ग्रो नहीं हो पाएगा। सो दीज फैक्टर अपोजेज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। यानी कि ये फैक्टर जो होते हैं ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होने नहीं देते किसी भी पॉपुलेशन में, और ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं कि जो पॉपुलेशन रहो वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहे। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल भी समझा कि अगर किसी एक एनवायरनमेंट में 500 कैरिंग कैपेसिटी है किसी एक पॉपुलेशन के लिए, तो कैरिंग कैपेसिटी के वो पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में उतने ही रिसोर्सेज हैं जितनी वो एनवायरनमेंट किसी एक पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसे एक्चुअली में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। सो आई होप ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको, एक तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और कैरिंग कैपेसिटी के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में जो आपका सेकंड ग्रोथ मॉडल है, डेट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसको वेरिस्टिक लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इससे जो हमें कर्व मिलता है इसे बताते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व।
तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें अभी बताया कि यहाँ पे क्या होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे, लिमिटेड होंगे, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज मीन जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज हमेशा होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे फूड, स्पेस और वाटर। इसका मतलब है पॉपुलेशन अनलिमिटेड तरीके से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पे क्या है, आपके लिमिटेड है, ठीक है। और जैसे फूड हो सकता है, स्पेस हो सकता है और वाटर हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो अब क्योंकि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, है ना। जो आपकी कंपटीशन वो इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। और जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है जो आपका वो स्लो डाउन हो जाएगा ग्रेजुअली। और ये कहाँ तक चले जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तक जाएगा, जिसको मैंने के से डिनोट किया हुआ है, जब मैंने अभी भी इसको समझा। तो ये कहाँ तक पहुँच पाएगी इसकी जो ग्रोथ, डेट इज द अप टू कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी पे जाके जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि पॉपुलेशन स्टॉप इंक्रीजिंग जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँचती है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन का जो आपका फॉर्मूला बनता है, डेट इज डी एन अपन डी टी इज इक्वल टू आर एन। क्योंकि यहाँ तक तो आपको पता है कि हमने कल भी ये फॉर्मूला आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में पढ़ाया था। बट लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो इक्वेशन बन के आएगा, डेट इज डी एन अपन डी टी इक्वल टू आर एन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, के माइनस एन अपन के, ठीक है। ये आप इसमें बता सकते हैं कि जो के माइनस एन अपन के है ये आपका किसको दर्शाता है, इट इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और इसके कारण जो हमें इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल से जो कर्व मिलता है इसे एस शेप्ड या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। सो एक्चुअल में इसको हम रियलिस्टिक ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को कल डील किया था तो एक्चुअल में रियल में ये फॉलो नहीं होता। हमेशा जो ग्रोथ मॉडल फॉलो होता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो लिमिटेड रहते हैं वो नेचर में हमेशा लिमिटेड रहते हैं। कल हमने बताया था कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे, अनलिमिटेड थे। तो ये एक्चुअली में जो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये एक रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल के नाम से जाना जाता है, रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल के नाम से जानता है। अब रियलिस्टिक क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो हमेशा नेचर में जो रिसोर्सेज रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो आपका इक्वेशन निकल गया तो आप इसको डी एन अपन डी टी इज इक्वल टू आर एन और ब्रैकेट में के माइनस एन अपन के। अब आपको पता है कि जो आपका एन होता है इट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी होगा। आर जो होता है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होगा, जिसको हमने कल की क्लास में भी डील किया था। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डेट इज द कैरिंग कैपेसिटी। और के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको अभी हमने डील किया। और हमेशा होता क्या है कि मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमने अभी बताया कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है वो मोर रियलिस्टिक होता है एज कंपेयर टू किससे, डेट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से। सो आई होप आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफ में अगर इसको देखेंगे तो कल हमने इस वाले ग्राफ को डील किया था जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वाला था। तो जो सेकंड बी वाला है डेट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का शेप है। इसका जो शेप आता है डेट इज द सिग्मॉइड कर्व, या इसको एस शेप ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें इनके फेजेस को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ फेज। अब अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ फेजेस की बात करें तो एक्चुअल में जब भी हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के फेजेस को डील करते हैं तो इसमें ऑल ओवर आपके जो है 4 फेजेस को डील किया जाता है, जिसमें जो फर्स्ट वन होता है डेट इज द लैग फेज, द सेकंड वन इज कॉल्ड द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन, एंड फाइनली जो है एसिम्पटोट होता है। अब इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमेशा जो फेजेस होते हैं, ये जो 4 फेजेस आपको शो हो रहे हैं, तो ये हमेशा कब होंगे, जब आपके एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो स्टार्टिंग से अगर यहाँ से आप देखेंगे दिस वन, ये आपका जो फर्स्ट होगा डेट इज कॉल्ड एज द, इसको मैं क्या नाम दूँ, डेट इज द लैग फेज। तो लैग फेज कहने का मतलब है कि इनिशियली स्लो ग्रोथ होगा। यहाँ पे भी इनिशियली क्या होगा, जो फर्स्ट वन है डेट इज द लैग फेज, यहाँ पे भी इनिशियली स्लो ग्रोथ होगा। एंड फाइनली उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं आप, तो इसको भी यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको बताएंगे एक्सेलरेशन फेज, यानी कि ग्रोथ सडनली फर्स्ट हो जाती है यहाँ पे। तो ये आगे जाएगा इसका सेकंड फेज, जिसको हमने क्या बताया, एक्सेलरेशन फेज।
ठीक है, या फेज ऑफ एक्सलेरेशन, ये सेकंड फेज होगा जहाँ पे ग्रोथ सडनली फर्स्ट हो जाती है। पहले तो इनिशियली जो स्लो ग्रोथ होगा तो उसको लैग फेज के नाम से जानते हैं। एंड फाइनली जब ये मान के चलो, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम किसको शो कर रहे हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी को या पॉपुलेशन की साइज को। तो देखो जैसे ही आपकी पॉपुलेशन, अब जो ये आपका लाइन है ये आपका कैरिंग कैपेसिटी है, ये के फॉर कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी को के से डेजिग्नेट किया जाता है, यानी कि अभी कैरिंग कैपेसिटी पहुंचने से पहले आपका एक और फेज आएगा जहां पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इसका जो आपका साइज है वो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रहा है। और ये स्लो डाउन ग्रोथ इसलिए जो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण, के माइनस एन अपन के, ये किसको दर्शाता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ग्रोथ स्लो होती है ड्यू टू एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसको हम थर्ड फेज दैट इज द डिक्लेरेशन के नाम से बताएंगे, दैट इज द फेज नंबर थर्ड। एंड फाइनली जो लास्ट वाला फेज होता है एसिम्पटोट, जो जब यानी कि आपका यहाँ पे ग्रोथ जो होगा वो आपकी जो एक्चुअली में पॉपुलेशन की जो कैरिंग कैपेसिटी के पर स्टेबल हो जाती है। यानी कि जो यहाँ पे आपको ये लाइन किसके साथ टच करिए, के के साथ, क्योंकि मान के चलो ये किसी एक पॉपुलेशन साइज की कैरिंग कैपेसिटी यहीं तक है। तो जैसे ही आपकी कैरिंग कैपेसिटी किस वाली लाइन को टच करिए, कैरिंग कैपेसिटी यानी कि के को टच करिए, तो इस समय जो पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी के पर स्टेबल हो जाती है। कौन से वाले फेज में, डेट इज द एसिम्पटोट में। तो फोर्थ वाला जो है यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो फोर्थ वाला है डेट इज द एसिम्पटोट। तो इसमें आपका के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन साइज। क्योंकि इसके बाद अब मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं जा सकती, जैसे हमने एग्जांपल के बेस पे समझा। तो पॉपुलेशन का साइज कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम, यानी कि आपके लास्ट कैरिंग कैपेसिटी तक। और इस वाले फेज को हम क्या नाम देते हैं, एसिम्पटोट। और यहाँ पे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा पॉपुलेशन का, यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि अगर मान के चलो, हमने एग्जांपल के बेस पे जब बताया था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो है अगर कैरिंग कैपेसिटी 500 है, तो मान के चलो यहाँ पे मैं इसको दर्शा रहा हूँ कि मान के चलो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 500 है। तो जब इसकी पॉपुलेशन साइज जो था या पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 300 थी, तो उस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट फर्स्ट था। लेकिन जैसे ही अगर बियॉन्ड 500 के चले जाता है कैरिंग कैपेसिटी, तो पॉपुलेशन का जो डेथ है वो होना स्टार्ट हो जाता है, वो दोबारा से मुड़ के कहाँ पे आ जाता है, 500 पे। तो इस वाले फेज को हम बताते हैं एसिम्पटोट फेज बताते हैं। इस समय क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वहां पर स्टेबल हो जाती है, यानी के इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एन के इक्वल हो जाता है। और इसके कारण बच्चों जो आपके पास ग्राफ आता है, इस ग्राफ को हम क्या बताते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ बताते हैं। क्या बताएंगे, सिग्मॉइड ग्राफ, यानी कि आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जो कर्व निकल के आता है इसको एस शेप ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में अब जब हमने इस टर्म को समझ लिया है, तो अब हम थोड़ा सा जो लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और आज की क्लास में जब हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को डील किया, तो आप ज़रा इनको दोनों को कंपेयर करें कि क्या क्या अंतर है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में। तो देखो सबसे पहले अगर हम जल्दी से इसको देखें तो रिसोर्सेज अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में अनलिमिटेड थे, तो लॉजिस्टिक में जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास कर्व शेप मिला था वो जे शेप कर्व था, यहाँ पे आपका एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व है। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होगा इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल में, तो ग्रोथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने देखा यहाँ पे ग्रोथ रेट डिक्रीज एज पॉपुलेशन, पहले तो इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन की ग्रोथ, बट बाद में जैसे उसने कैरिंग कैपेसिटी को अचीव किया तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैरिंग कैपेसिटी की तो हमने कल बात ही नहीं की थी, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को किया था तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता, तो कैरिंग कैपेसिटी नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट एंड इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन कीप इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली,
इसीलिए तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस होने के कारण क्या होता कि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन बिकम स्टेबल एट केक, यानी कि जैसे ही पॉपुलेशन कहाँ पे पहुँच जाती है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी पे, तो उस समय जो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आपका dn/d इक्वल टू rn है, और यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनता है डेट इज द dn/dt इज इक्वल टू rn और k-n/k, और ये किसको दर्शाता है, k-n/k, दिस वन इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पे भी हमने कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। और बट जब लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और एक्चुअल में जो रियलिस्टिक ग्रोथ होती है तो वो आपकी हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। तो अगर एग्जांपल के बेस पे जाएं तो जैसे बैक्टीरिया, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखोगे तो जब भी हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं लैब में, जहाँ पे किसी पेट्री डिश में, जहाँ पे जो फूड होगी वो अनलिमिटेड होगी, बट जब हम किसी एक जैसे हमने एक पीछे एग्जाम्पल भी पॉपुलेशन डियर का लिया था, तो वो एक आपका एग्जाम्पल किसका जाएगा, डेट इज द लॉजिस्टिक। सो डियर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट विद लिमिटेड फूड एंड स्पेस इज एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिस्टिक। और ये एक्चुअली में रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ये एक्चुअली में नेचर में रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो नेचर में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके लिमिटेड रहते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं रहते। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जब हम लैब में, तो वहाँ पे क्योंकि हम बाहर से खुद अनलिमिटेड फूड वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, so it is not a realistic growth. So this one is all about the growth models.